वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। आज हम लोग मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 में हम आज क्या करेंगे कि मैग्नेटिज्म को द एंड करेंगे, क्योंकि लगभग हमारा समाप्त होने वाला है ये चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे सम डिफिनीशंस रिलेटेड मैग्नेटिक मटेरियल। तो कुछ डिफिनीशन जैसे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये पढ़ लिया है आपने, है ना? क्या पढ़ा है? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ लिया है। और मेरे ख्याल से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट सेम होता है, एम्पियर पर मीटर। मतलब H और M यही है ना। M को है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर? ये आपने लिख लिया था। और आपने ये भी लिखा था कि जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड, वो Bm कितना होता है? μ0 इंटू M, यही होता है ना? बोलो, यहाँ तक लिखा आपने? यही लास्ट था। तो पिछले लेक्चर में हमने इतना पढ़ा था और आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? B0 प्लस Bm। दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल कितना होगा? B0 प्लस Bm। क्लियर है? तो कितने पॉइंट्स हमने इसमें कंप्लीट करा दिए? 4 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स। आई होप 4 पॉइंट्स हो गए होंगे। 5th नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है ना? परमेबिलिटी, तो हेडिंग रहेगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम B से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? B से। मतलब ये B का मतलब है फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम लोग दिखाते हैं किससे? म्यू से। और म्यू क्या शो करता है मालूम है? क्या शो करता है म्यू? ये परमेबिलिटी है, मटेरियल की है। तो हमने हेडिंग क्या डलवाया आपसे? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका मतलब एक मटेरियल की बात की जा रही है। तो इस म्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? सोचिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, ये क्या शो करता है कि उस मटेरियल से कितनी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउ कर रहा है, यानी अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, है ना? और ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी B अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी B/H। इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल, द रेशियो ऑफ करके ना, द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब यहां से इसकी SI यूनिट अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। SI यूनिट ऑफ म्यू, ये कितना होगा? B का होता है न्यूटन
पर एम्पियर इनटू मीटर, ये होता है, और इसका होता है एम्पियर पर मीटर। मीटर जाएगा सबसे ऊपर, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, आएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या आएगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट बनेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। मैग्नेटिक परमिबिलिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये किसी मटेरियल की परमिबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका है। तो म्यू ये शो करता है कि उससे कितनी फील्ड लाइंस वो अपने अंदर से अलाउ कर रहा है। ठीक है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी परमिबिलिटी है। ठीक है, तो इसे रेस कर दें, तो म्यू इक्वल टू याद रहेगा B/H। अब हेडिंग रहेगा रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव मतलब हम लोग रिलेट कराते हैं दो परमिबिलिटी का। जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो वैक्यूम में कितना एग्जिस्ट कर रहा है ना, मतलब एयर में कह लीजिए, एयर या वैक्यूम में कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो एयर कितना अलाउ कर रहा है ना। तो आई होप कि एयर में ज़्यादा अलाउ करेगा, है ना। मटेरियल हो सकता है कम अलाउ करे, ये भी हो सकता है, या मैग्नेटिक मटेरियल में ज़्यादा करे। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं? रिलेट कराते हैं। ठीक है ना, दोनों क्या करेंगे? हम रिलेट कराएंगे। तो जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है, मतलब मटेरियल के परमिबिलिटी में हम परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर मिल जाता है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, मतलब मटेरियल, है ना, जो मीडियम हमारा है वही, द रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। To the permeability of free space is called relative permeability. It is denoted by mu r, और म्यू आर का फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, और फॉर वैक्यूम की अगर मैं बात करूं, किसकी? वैक्यूम की, तो उसके म्यू आर की वैल्यू 1 होता है, और एयर के लिए होता है म्यू आर की वैल्यू 1.000004। और फॉर आयरन के लिए बात करें तो किसके लिए? आयरन के लिए एक्सीड करेगा 1000 से, 1000 रहेगा या इससे ऊपर या थोड़ा सा नीचे, मतलब अप्रॉक्स 1000 एक्सीड करेगा। ठीक है, तो ये है इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी, आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आयरन की। ठीक है ना, ये हम लोग रिलेट कराते हैं परमिबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी। तो 6 डिफिनीशन हो गए आपके। कितने डिफिनीशन? 6 हो गए ना बच्चों। अब एक 7वां डिफिनीशन है, लास्ट डिफिनीशन। ठीक है, वो है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। इरेज कर देते हैं इससे, आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना इकरा?
नोट कर लिया बेटा, वेरी गुड। तो अब हेडिंग क्या रहेगी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या होती है, एक कांस्टेंट नंबर होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर। ये शो करता है कि कौन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास करा सकता है, मतलब कह लीजिए कौन अपने अंदर ज़्यादा मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड कर सकता है, ये शो करता है। और जैसे कि बात करें मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसी के बेस पे कि कौन फेरोमैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है, ये डिफाइन करता है। तो बाई एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इंटेंसिटी, ये फाइंड आउट किया गया, पता लगाया गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर बढ़ाएंगे तो जो मटेरियल हमने रखा है फील्ड में वो और मैग्नेटाइज होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज़्यादा आएगी। इसे और डिक्रीज़ करोगे तो ये थोड़ा क्या होगा, कम रहेगा। ध्यान समझिए, जैसे मान लो कि ये है एक मैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैं इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा और ये किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि ये मैग्नेट नहीं था शुरुआत में। मान लो यहाँ ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड कुछ वैल्यू होगी तो इसमें रखने पर यह मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी और बढ़ा दें और तब रखें, तब क्या होगा, इसके अंदर और ढेर सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। और बढ़ा दें मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे से ये बढ़ाएंगे और ये क्या कहते हैं वैसे वैसे बढ़ेगा। क्लियर ना। आगे चल के हम इससे ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसे हम लोग हाई स्ट्रेसेस कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हाई स्ट्रेसेस। ठीक है, तो M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है मालूम है, एक तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आ रहा है। इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे हम, क्या लेंगे, कांस्टेंट, वो है काई M इनटू H। तो काई M क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और ये डिफाइन होगा M/H से। किससे डिफाइन होगा, इसका भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसका भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, दोनों कट जाएंगे तो इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है ना, काई M हैज़ नो यूनिट, नो यूनिट। इसकी जो वैल्यू है, इसी काई M को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, सस्केप्टिबिलिटी। ठीक है ना, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं इसे। क्लियर बेटा, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी काई M। इसकी यूनिट नहीं होती, ये नेगेटिव होता है, -1, +1 और मोर देन +1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर काई M है, काई M की वैल्यू क्या है, नेगेटिव -1 है, या नेगेटिव कह लीजिए, क्या है, नेगेटिव में है, -1 नहीं, नेगेटिव अगर है तो ये डायामैग्नेटिक को शो करता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और काई M प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है, पैरामैग्नेटिक। और काई M हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है,
पॉजिटिव क्या है, अब बहुत ज़्यादा है, तो ये शो करता है फेरोमैग्नेटिक को, ठीक है ना। अगर -1 है, -2 है, तो क्या शो करता है, डायमैग्नेटिक को। 1 2 है, +1 +2, तो शो करता है किसको, पैरामैग्नेटिक को। और +100 +50 है, तो मतलब क्या है, फेरोमैग्नेटिक है। क्लियर। तो काई एम का एक नंबर होता है, इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। इसी कोई यूनिट नहीं होती। ये रेशियो ऑफ क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m और h का रेशियो होता है। नोट कर लो बेटा यहाँ तक। तो ये सारे डिफिनीशन आपके कंप्लीट होते हैं। तो हेडिंग रहेगा अब इसके बाद, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। काई एम का मतलब मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है। काई एम का मतलब मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम, इन्हीं के बीच हमको रिलेशन निकालना है बेटा। किसके बीच, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। काई जो है ग्रीक लेटर है, म्यू भी ग्रीक लेटर है, ठीक है। ये रिलेटिव परमिबिलिटी है और ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है। दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इट हैज़ नो यूनिट, ना इसकी यूनिट होती है और ना इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम ये मान कर चलेंगे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक मटेरियल रखा हुआ है जो कि मैग्नेटाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, हाँ, मैग्नेटाइज्ड होने का मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है और वो भी कुछ देर के बाद एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड द मटेरियल, अभी हमने पढ़ाया जस्ट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल B इक्वल टू B0 प्लस BM, ये पढ़े ना बेटा। और आपने ये भी पढ़ा है B0 इक्वल टू क्या होता है, B0 इक्वल टू μ0H, H इक्वल टू B0 बाई μ0 पढ़ा है ना। तो B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर। और Bm इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, μ0M पढ़ा है, बोलो पढ़ा है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, μ0H प्लस μ0M। यहाँ μ0 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, H प्लस M। ये आपका B आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। इसे क्या बना दे हम, इक्वेशन नंबर बना दे फर्स्ट। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M और H के बीच एक रिलेशन भी होता है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M डिपेंड करता है H पे। तो M इक्वल टू हमने क्या बढ़ाया है, काई M इंटू H पढ़ा है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फर्स्ट एंड सेकेंड B इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, μ0H प्लस काई M इंटू H कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, μ0 1 प्लस काई M, ये आ गया B। इस H को डिवाइड कर लो B के नीचे, तो μ0 आ जाएगा 1 प्लस काई M। इक्वेशन नंबर बनाएंगे थर्ड। आपने म्यू परमिबिलिटी म्यू कितना पढ़ा है, B/H। तो बाई इक्वेशन थर्ड जहाँ B/H है वहाँ म्यू लिख देंगे। तो म्यू इक्वल टू μ0 1 प्लस काई M। μ0 डिवाइड कर लेंगे म्यू के नीचे, तो म्यू बाई μ0
1 प्लस काई एम, इक्वेशन नंबर 4। और परमिलिटी, रिलेटिव परमिलिटी आपने पढ़ा है म्यू बाई म्यू नॉट। तो बाई इक्वेशन 4 यहाँ क्या रख देंगे म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस काई एम, क्या आएगा काई एम। यही रिलेशन होता है बच्चों, याद रखना इससे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का ये क्लियर हो चुका। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो 3 टाइप्स के होते हैं, आप सब जानते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो थोड़ा इसे हम शॉर्ट में सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं सीखना है, आपको जानना है क्या होता है ये, कैसे हम इसे पहचानेंगे, है ना। और डीप जो है वो एटॉमिक लेवल पे आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्यूरी टेम्परेचर भी हम लोग समझते थे कि क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ना, कैसे पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक हो जाता है किस टेम्परेचर पे, बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। तो थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं इसको। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 टाइप्स में होते हैं, ठीक है। पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा है आपका पैरा मैग्नेटिक और थर्ड है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। आप कैसे पहचानें कि डायमैग्नेटिक है, तो जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज होता है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज्ड हो जाए और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नज़दीक लाने पर वो लाइटली क्या हो रिपेल हो, क्या हो लाइटली रिपेल हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो शॉर्ट में कैसे इसे लिखेंगे, मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड लाइटली रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यही शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं इससे, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या क्या बता सकते हैं आप, कॉपर, बिस्मथ, गोल्ड, वाटर, NaCl, ETC। तो ये सब क्या है आपके एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हो। और भी आपके सारे बुक में बहुत ढेर सारे दिए गए हैं, तो आप उसे लर्न कर सकते हो कौन कौन से हमारे डायमैग्नेटिक हैं और कौन पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में आप क्या डिफाइन करेंगे कि ये मैग्नेटाइज्ड होगा, मैग्नेटाइज्ड in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन होगा, एंड लाइटली अट्रैक्ट बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से क्या होता है, ये लाइटली अट्रैक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या बता सकते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और O2 मतलब ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ETC, है ना। तो ये सब क्या है आपके पैरामैग्नेटिक है।
फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये भी मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ जो आपकी फील्ड है एक्सटर्नल, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट, नहीं फास्टली अट्रैक्ट कर लीजिए, फास्टली अट्रैक्ट बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से क्या होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्लियर ना? एग्जाम्पल जैसे आयरन, एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम और एलॉयज लाइक एलनिको, लाइक एलनिको, ठीक है ना, ये एलॉय है, ETC। तो ये सब क्या है, आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। इसके और भी एग्जांपल्स आप लोग अपने तरीके से लर्न कर सकते हो बुक से। तो इतना बातें आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये था आपको क्या, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। अब इसमें एक आता है क्यूरी लॉ, वो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए दिया है क्यूरी ने अपना लॉ, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछ लेता है व्हाट इज़ क्यूरी लॉ, मतलब क्यूरी लॉ के बारे में आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो कौन किस पर डिपेंड करता है ये हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे पैरामैग्नेटिक हो और चाहे फेरो हो, अगर हम इनसे हीट करेंगे, हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगा, वो डिक्रीज़ करेगा। किसका डिक्रीज़ करेगा, किसका इंक्रीज़ करेगा, ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। कैसे, इस बात को दिया क्यूरी ने, बताया कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर, तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज़। अगर डायमैग्नेटिक है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग कम हो जाएगा अगर हम उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। पैरामैग्नेटिक है क्या, इन द डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब उसके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो और क्या करेगा, वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब M क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डालिए हेडिंग क्यूरीज लॉ, CURIE है, यही है ना स्पेलिंग बेटा, क्यूरीज लॉ फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इंटेंसिटी ऑफ बाई एक्सपेरिमेंटली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो M होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H के। क्यूरी ने ये बताया और ये भी बताया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M इनवर्सली होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जब कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स, फैक्टर्स को क्या करेंगे,
फैक्टर्स को कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m प्रोपोर्शनल टू h बाई टी इक्वल करेंगे, कांस्टेंट लेंगे c h बाई टी। ठीक है, यहाँ से हम h निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, m बाई एच इक्वल टू क्या है, c बाई टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ c क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, क्यूरी कांस्टेंट क्या है, ये एक कांस्टेंट है। और आप ये जानते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी काई एम, ये होता है m बाई एच। तो यहाँ हम क्या रखें, काई एम, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट काई एम कितना जाएगा हमारा, c बाई टी। इसी को हम लोग कहते हैं क्यूरीज लॉ। दिस इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। यही क्या है, क्यूरी का लॉ है। ठीक है, तो कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है कि क्यूरीज लॉ इज, तो ऑप्शन रहेगा ये काई एम इक्वल टू c बाई टी, अदर दिया रहेगा, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब हम काई एम और टी के बीच जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टी इधर लेंगे, काई एम इधर लेंगे, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना। इस तरह ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ हमारा बनेगा, काई एम और टी के बीच ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और h बाई टी के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और h बाई टी के बीच ग्राफ, इधर हमने लिया m, तो ग्राफ ये जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, दोनों ग्राफ याद रखना, h बाई टी का ग्राफ वो होगा m के बीच, और काई एम और t का ग्राफ ऐसा होगा, याद रहेगा। ये सब नीट में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे इरेज करेंगे और एक लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब इस चैप्टर का, वो क्या है, हाइस्ट्रेसिस। ठीक है, हाइस्ट्रेसिस क्या होता है, एक फेनोमेना है। क्या है, फेनोमेना, या कह लीजिए प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए। ठीक है, ये फेनोमेना हम कहाँ देखने को मिलेगा, बोलो शिशिर। हाइस्ट्रेसिस, HYSTR RESIS, हाइस्ट्रेसिस, स्पेलिंग सही है ना, HYSTER, हाइस्ट्रेसिस सही है। तो हाइस्ट्रेसिस क्या है, एक फेनोमेना है, प्रोसेस कह लीजिए। ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलेगा, सब्जी की दुकान पर। हाइस्ट्रेसिस सब्जी की दुकान में मिलेगा नहीं मिलेगा ना, लोहार की दुकान पे हो सकता है। देखिए, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, वहाँ ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कैसे जानेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम एक क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। एक्स डायरेक्शन में हम लोग लेंगे क्या, एच, क्या लेंगे, एच, एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और वाई डायरेक्शन में लेंगे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। भाई जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी। तो B और H के बीच क्या करेंगे हम, ग्राफ प्लॉट करेंगे।
ठीक है ना, किसके बीच, हाँ बी और एच के बीच। तो आपने म्यू इक्वल टू क्या पढ़ा है, बी बाई एच पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बिकॉज म्यू इक्वल टू क्या है, बी बाई एच। तो यहाँ से हम बी इक्वल टू अगर निकालें तो म्यू एच, म्यू कांस्टेंट होता है तो बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच। ये हमें पता चला है, क्लियर। तो ये बी प्रोपोर्शनल टू एच है, लेकिन कहाँ तक प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करेगा, कहाँ तक, तो इस चीज़ को हम लोग ग्राफ से देखते हैं और एक्सपेरिमेंटली हम इसे क्या करेंगे, देखेंगे। तो जब हमने देखा एक्सपेरिमेंटली तो बी प्रोपोर्शनल टू एच कुछ दूर तक काम करता है, बाद में क्या होता है, ग्राफ कर्व शेप हो जाता है, मतलब ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाता है इस तरह से, मतलब लीनियर नहीं होता ग्राफ। यह है ओरिजिन, यहाँ से ग्राफ गया पॉइंट ए तक, कहाँ तक, ए तक। तो ये ग्राफ लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब नहीं ये होता है कि आप एच बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, एच, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती जाएगी। मान लो इस क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे हैं, मान लो, ठीक है, और सबको जो है एक एक थाली खिलाया गया। अब एक थाली में पेट नहीं भरा तो क्या करेंगे, दूसरी थाली आएगी, है ना, उसके बाद तीसरी थाली आएगी। कब तक थाली आती रहेगी, ये मैं थाली में भगवा रहा हूँ अपनी तरफ से, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, एक थाली आया, दो थाली, तीन थाली, ये मतलब आता रहे बराबर। क्या आप सारी थाली खा लेंगे, नहीं, एक हद तक आएगा कि हाँ आपने थोड़ा मंगाया, मैंने खा लिया, फिर मंगाया, फिर खाया, फिर मंगाया, फिर खाया। कब तक खाते रहेंगे, एक लिमिट होगा ना। एक लिमिट ऐसा आएगा जब आप सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। सैचुरेशन का मतलब संतृप्त, है ना। उसके बाद कितना भी खाना आपके सामने आ जाए आप खाओगे नहीं। ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, मतलब एच बढ़ाते जाएंगे, तो उसके अंदर और ढेर सारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये कब तक अपने अंदर इंटेंसिटी बढ़ाते रहेगा, इसकी भी एक लिमिट होगी। जब ये सैचुरेशन कंडीशन में आ जाएगा ना, तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, अब इसके अंदर इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक। तो उस समय कहते हैं सैचुरेशन कंडीशन। तो हमारा यहाँ पर ये क्या है, सैचुरेट में आ गया कंडीशन में। तो ये हमारा एच मैक्स हमने अप्लाई किया है, तमाम क्लियर। इसके बाद हमने देखा जब इसी इंटेंसिटी को घटा रहे हैं, धीरे धीरे घटा रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी घट रही है, घटते 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 कुछ ऐसा आया, है ना, इस तरह से आया, ऐसे यहाँ पे पॉइंट बी पे, मतलब इंटेंसिटी घट के जीरो हो गई, लेकिन उसके अंदर जो थी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी वो जीरो नहीं हुई। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, अपोजिट कर दिया, उसके क्या कर दिया, अपोजिट किया। अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में, इधर हम प्लस लेंगे, इधर क्या लेंगे, माइनस। इधर प्लस है और ये इधर माइनस है, तो अपोजिट जब इधर चलेंगे तो घट इस पॉइंट पे घट करके क्या होता है, ये ज़ीरो हो जाता है इस पॉइंट पे, क्लियर। ये पॉइंट सी है और यहाँ पे एच क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया और ये बी घट करके क्या हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, हमको फिर इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे इस साइड में। तो ये क्या होगा, मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा ग्राफ देखो कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि फिर से ये मैग्नेटाइज होता है पॉइंट डी पे, और जब फिर से इसको हम इंटेंसिटी एच को डिक्रीज करते हैं तो घटता है, घट के ज़ीरो नहीं होता है, कुछ ऐसा आ गया पॉइंट ई।
जब हम फिर प्लस में H को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी अपोजिट वाला घट करके फिर से 0 होता है किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे F। क्लियर? फिर से हम H बढ़ाएंगे आगे आगे, फिर से क्या होगा, ये धीरे से ये मैक्सिमम हो जाता है इस पॉइंट पे, ये मैक्सिमम हो जाता है ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख क्या रहे हैं कि इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, इंटेंसिटी को घटा के 0 कर दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो घट के 0 नहीं हो रही है ना। मतलब B हमारा H से क्या है, हमेशा पीछे है। H 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ। H को जब अपोजिट में ले गए तब जाके B 0 हुआ। क्लियर? तो यहाँ H क्या है, B क्या है, लैग्स बिहाइंड है किससे, H से। कौन है, B। तो जो OB हमारा है ना, ये OB, इस OB को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। OB को बोलते हैं रिटेंटिविटी। और इस और इस OC को हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। जो ये पार्ट है वो कोर्सिविटी है और ये पार्ट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अपने पास रख सकता है, उतना बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना। मतलब वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। क्लियर? ये शो करता है। तो ऐसे लूप को यहाँ पे जो ये ABCDEF एक क्लोज लूप है ना, इसको हाइस्ट्रेसिस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइस्ट्रेसिस लूप। बना लीजिए इसे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को हम लोग कहते हैं हाइस्ट्रेसिस लूप। क्या कहते हैं, हाइस्ट्रेसिस लूप। इसमें B हमेशा H से क्या रहेगा, पीछे रहेगा। मतलब H 0 हो जाएगा, B 0 नहीं होगा। H जब अपोजिट में बढ़ेगा तब जाके B 0 होगा। H और बढ़ेगा तब जाके B अपोजिट में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? फिर हम H को घटाएंगे और B 0 नहीं होगा। तो यहाँ B हमेशा ऑलवेज क्या है, H से पीछे है, मैक्सिमम है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन प्रैक्टिकली लीनियरली स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइस्ट्रेसिस। और जो ये एक कंप्लीट साइकिल मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है, उसमें जो लूप बनता है, इस लूप को हाइस्ट्रेसिस लूप कहते हैं। और इसका जो एरिया होगा, क्या होगा, एरिया, ये लॉस ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ एनर्जी का। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन दोनों का ग्राफ देखेंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए, हाइस्ट्रेसिस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन। हेडिंग डाल दीजिए, हाइस्ट्रेसिस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन। ठीक है। तो जैसे कि हमने लिया ये ग्राफ, इधर लिया हमने H, इधर लिया B। तो जो ग्राफ होगा इसका, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये हमारा है किसका, ये ग्राफ हमारा है सॉफ्ट आयरन का ग्राफ।
किसका ग्राफ है? सॉफ्ट आयरन। और हार्ड आयरन ग्राफ क्या होगा? इधर लिया H B, इसका ग्राफ कुछ ये है ग्राफ, ठीक है ना? थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। इसका एरिया बहुत कम है और इसका एरिया ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, है ना? ये है, ये ग्राफ किसका है? ये हार्ड आयरन और यह है सॉफ्ट आयरन का। इसमें वेरी लो लॉस ऑफ एनर्जी, लो लॉस ऑफ एनर्जी और इसमें मच लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर है? इसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा और इसमें एनर्जी का लॉस कम होगा। इसका एरिया कम है तो कम एनर्जी लॉस होगा, इसका एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। इसीलिए सॉफ्ट आयरन का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ठीक है ना? क्या बनाने में? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। और सॉफ्ट क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर्स बनाने में सॉफ्ट आयरन का यूज़ होता है, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है? वेरी लो होती है और कोर्सिविटी भी बहुत कम होती है, दोनों कम होती हैं, परमिबिलिटी हाई होती है, तो हम यही यूज़ करते हैं। और हार्ड आयरन कहाँ यूज़ करते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाने में। क्या बनाने में? और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिक बेल्स के लिए होता है। और अगर बॉडी में बुलेट धंस जाए, कुछ कील धंस जाए, तो उसको निकालने में मेडिकल में हाँ हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। से बुलेट गोली लग जाती है लोगों को, है ना, धंस जाती अंदर तक, राइफल की गोली मान लो धंस गई अंदर तक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या करते हैं? उसे खींचते हैं बाहर, ठीक है? तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके नीट के एग्ज़ाम में जो है हो सकता है क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ पे होता है? तो क्या करेंगे? इन हॉस्पिटल टू रिमूव द बुलेट्स एंड आयरन पीसेस इन द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? तो इसी हाई स्ट्रेसेस के साथ इस चैप्टर को हम यहाँ पे द एंड करते हैं, ठीक है ना? मैग्नेटिज्म की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। जितना थ्योरी पढ़ाया सभी थ्योरी, सभी लेक्चर को देख करके अच्छे से नोट्स बना लें और इसको तैयार करें थ्योरी को, और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? थ्योरेटिकल जो भी रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।